दो बहुओं वाली सास। सरस्वती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दिया आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना, बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले, और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां ठंड होगी, और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी बस। अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी ध्यान रखना आप अपना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना, रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है, अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए, कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी
सीमा से हो गई। लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई? आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें। मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे। लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है। और ये हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना। तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जू को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जू से बात करके उसे समझा दिया। लेकिन रज्जू को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जू अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ। तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं। उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट, सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी। दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है। ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा,
अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों प्यार से रहो। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी। दोस्त होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। आज शाम की ही बस है, जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों? कुछ और काम क्यों नहीं? अरे भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए, जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है।
मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो। कहाँ लगाया है तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले। वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन न देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। देवरानी की सौतन। राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो। मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है। आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुम कहो। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है,
डार्लिंग, क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं। सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता। सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नज़दीकियाँ देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी। राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ। इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओहो डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देते। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा। उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था। मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन। मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपया नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी।
सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मिहिर, तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर हैं। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपया दिए थे कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। सुष्मिता अपनी जेठानी शांति के साथ रहती थी। दिखाने को दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई उन दोनों के अलावा अगर कोई जानता था तो वो थे उनके पति। उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़े को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता का पति वरुण अपनी पत्नी और अपनी भाभी शांति से कहता है, सुष्मिता भाभी और भैया, मैं सोच रहा था कि इस घर में एक नौकर रख लेते हैं, क्योंकि इस बड़े से घर में मेरी भाभी माँ और मेरी प्यारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस घर की सफाई करने में इन दोनों का कितना समय बीत जाता है, ये हमारे लिए खाना कैसे बना पाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में एक नौकर को ले आता हूँ। वरुण, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे लगता है कि हमें 2 नौकर रखने चाहिए। भैया, इतना बजट कहाँ है कि हम 2 नौकर रख सके। अरे आजकल नौकर कितने महंगे हो गए हैं। ये बात तो है। ठीक है, फिर 1 नौकर रख लेते हैं। हाँ, इस घर में नौकर ले आओ, लेकिन 1 नहीं 2, क्योंकि जो नौकर मेरा काम करेगा, मैं नहीं चाहती कि वही नौकर मेरी जेठानी का भी नौकर बनकर रहे। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नौकर तेरा काम करे। हाँ, तो कह दीजिए ना जेठ जी को कि आपके लिए भी नौकर ले आए वो। हाँ, मेरा पति मेरे लिए नौकर तो ले ही आएगा ना, क्यों नहीं लाएगा? इस तरह दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये देख वरुण और विक्रम उन दोनों की लड़ाई में ना पड़ते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, और काम पर जाते जाते दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। भैया, अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कभी भी खाना समय पर नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो वरुण, इसलिए आज शाम को ही हमें एक नौकर का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह विक्रम और वरुण अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता और शांति की बहस होती रहती है। वो दोनों अपनी बहस में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत चुका है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और शाम के वक्त जब डोरबेल बजती है, सुष्मिता दरवाजा खोलती है। उसके सामने वरुण और विक्रम के साथ एक नौकर दिखता है। उस नौकर को देखकर सुष्मिता वरुण से कहती है, अरे वाह वरुण जी, आप तो आज सुबह नौकर की बात कर रहे थे, और देखो शाम को आप नौकर भी ले आए अपने साथ। पति हो तो ऐसा, वरना ना हो। सुष्मिता की बातें सुनकर शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अजी, आप क्यों नहीं लेकर आए? आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक जाती हूँ? अरे भाग्यवान, इस नौकर को मैं और वरुण हम दोनों ही लाए हैं। श्याम लाल किसी एक की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे घर की सेवा करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्यामलाल, किचन ऊपर है, जाकर खाना बना दो। ठीक है साहब। श्यामलाल किचन में जा ही रहा था कि तभी शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे श्यामलाल, पहले तुम मेरा और विक्रम जी का खाना बना देना। इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आराम से बनाते रहना, क्योंकि ये लेट नाइट्स होते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे ऐसे कैसे? श्यामलाल, पहले तुम मेरा खाना बनाओगे। बेचारा श्यामलाल उन दोनों की बात में फंस जाता है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले किसका खाना बनाया जाए। ये देख अब विक्रम श्यामलाल का समय फिक्स कर देता है, और अपने समय अनुसार श्यामलाल अपना काम करता है। कुछ दिन तो घर में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन एक दिन श्यामलाल कपड़े धोने के लिए सुष्मिता के पास जाता है और उसे कहता है,
मेम साहब कपड़े धोने के लिए हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े धो देता हूँ। उसकी बात सुनकर शांति आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुम पहले मेरे कपड़े धोगे। अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन आपके अंदर ना शांति नहीं है बिल्कुल भी। अरे इस समय वो मेरे कपड़े धोएगा। हाँ, श्यामलाल उन दोनों की बातें सुनकर फिर से एक बार फंस जाता है। दुखी होते हुए कहता है, मेम साहब आप दोनों ही मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं एक साथ कपड़े धो दूंगा। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामलाल बेचारा एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है और वहां से मुंह लटकाए नीचे किचन में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन श्यामलाल शांति के कमरे में कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। ये देख सुष्मिता नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुमने आज तक इस तरह से मेरे कमरे की सफाई तो नहीं करी। अरे ऐसी कौन सी मेहरबानी करी है जेठानी जी, जो तुम उनके कमरे की इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो। श्यामलाल कुछ बोलता तभी शांति आ जाती है और सुष्मिता को जवाब देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी आपके कमरे की सफाई का समय नहीं आया है, तो आप मेरे कमरे में आकर अपना लेक्चर मत दो श्यामलाल को। सुष्मिता मुंह बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्यामलाल सुष्मिता के कमरे की सफाई करने आता है। सुष्मिता श्यामलाल से अपने दरवाजे को भी घिसवाती है और अपने शीशे को भी चमकवाती है। कभी अपने कमरे के फर्श को अच्छे से रगड़वाती है और इस तरह श्यामलाल पूरी तरह से फंस जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल बाजार से सब्जियां लेने जा रहा था, तभी वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं एक ही समय पर दोनों मेम साहब की सब्जियां ले आऊं और दोनों को अलग अलग समय पर दिखा दूंगा कि मैं अलग समय पर यही सब्जियां लेकर आया हूँ। यही ठीक रहेगा। इस तरह श्यामलाल सब्जियों को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है वैसे ही उसके सामने सुष्मिता और शांति खड़ी होती है। ये देख श्यामलाल के पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता कहती है, क्यों श्यामलाल, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? श्यामलाल, मैंने कितनी बार मना किया था कि इसके काम के साथ मेरा काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर से वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना था। इस तरह दोनों अब श्यामलाल को खरी खोटी सुनाने लगती है और इतना सुनने के बाद कोई नौकर उनके घर में काम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामलाल ने जवाब देते हुए उन दोनों से कहा, मेम साहब माफ करना, लेकिन मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकता क्योंकि एक ही काम दो बार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे तो क्या तुम उसके पैसे नहीं ले रहे हो? उसकी ये बात सुनकर बेचारा श्यामलाल चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों का काम करना पड़ता है। अलग अलग समय पर एक ही काम 2 बार करता हुआ खुद को देख वो बहुत परेशान होता रहता है। परेशान होकर विक्रम और वरुण के पास जाता है और कहता है, साहब मैं और काम नहीं कर सकता, यहाँ एक ही काम 2 बार करना पड़ता है। अरे एक काम अगर कोई 2 बार करेगा तो परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि इतने कम पैसों में मैं नहीं काम करने वाला। अगर आपको काम करवाना है तो आप किसी दूसरे नौकर को ढूंढ लो। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग नौकर रखना, वरना उस बेचारे का भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल उनकी नौकरी उनको ही सौंप कर चला जाता है। इस तरह बेचारे वरुण और विक्रम परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की पत्नियां हॉल में आती है और अपने पतियों से कहती है, अरे श्यामलाल कहाँ है? अरे श्यामलाल कहाँ है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो काम छोड़कर चला गया, तुम दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। अच्छा, तो हम लोगों ने उसके नाक में दम कर रखा था तो तुमने उसको निकाल दिया ना, तो अब इस घर का काम तुम लोग ही करोगे। हाँ, मेरी देवरानी बिल्कुल सही कह रही है, अब इस पूरे घर का काम तुम लोगों को ही करना होगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जिठानी चली जाती हैं। अब बेचारे वरुण और विक्रम दोनों को ही घर का काम करना पड़ता है। घर की सफाई, कपड़े धोते, बर्तन धोते और खाना बनाने के बाद बेचारे दोनों ऑफिस जाते। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती।
दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु... अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया, मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है। नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है। अब ये तो आप उन मैडम से पूछिए जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है। उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है, लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस के सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु, सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े। चेक कर ले, अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ। रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों? तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया? रितु को रिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं। फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे। इसमें बुरा क्या है, काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं,
पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी, अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो, मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया। मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम शुरू कर देती है।